23 यानी कि सीरीज 23 है आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की। नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं डियर, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे आपका यूपी में, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में जितने भी स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर। यदि मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है डियर, वो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाद बात के साथ में आपकी नर्सिंग ऑफिसर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसियां आती है उनके लिए भी काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना है, देन हमें समझना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस में, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन या नॉर्मल अडल्ट, सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन नॉर्मल अडल्ट, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? चार ऑप्शन है। एक सामान्य वयस्क में सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या होती है, कितना संख्या होती है डियर? 11 होगा, 9 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, 7 होगा। कितना होगा सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या? ऑप्शन डी यानी कि 7। सर्वाइकल में देखिएगा 7 है, थोरैसिक में पूछेगा तो 12 होगा, लंबर में पूछेगा तो 5 होगा। ठीक है डियर, तो ये आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, अ स्ट्रॉन्ग वेट बियरिंग आपका साइनोफाइल जॉइंट्स विद इरेगुलर एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस that produce interlocking of the bones is called, यानी कि अनियमित उन्नयन और गड्ढों के साथ एक मजबूर भार वहन करने वाली साइनोवियल जोड़ जो हड्डियों के इंटरलॉकिंग का निर्माण करती है, क्या कहलाती है? निर्माण करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में देखिएगा वेस्टिजियल टेल, या बी में है सिम्फेसिस प्यूबिक्स, सी में आपके पास है सैक्रोइलियक जॉइंट्स, डी में आपके पास है सैक्रोकोजियल जॉइंट्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी आएगा सैक्रोइलियक जॉइंट। क्या आएगा डियर? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे ट्रू वेस्टिजियल टेल ऑफ ह्यूमन अराइज फ्रॉम डिस्टल रिमेंट ऑफ embryonic tail. It contains adipose of connective tissue, central bundles of strained muscles, blood vessels, and nerve is covered by skins and does not contain bone, कार्टिलेज, नोटोकोड एंड स्पाइनल कोड। आपको हिंदी में भी दिया गया डियर, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिएगा सिम्पैसिस प्यूबिक्स या प्यूबिक सिम्पैसिस की बात किया गया। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होगा दैट इज बिटवीन किसके किसके बीच में रहेगा डियर? ज्वाइंट लेफ्ट एंड राइट सुपीरियर आपका रैमी ऑफ द प्यूबिक बोन्स। ठीक है, एंड लोकेटेड इन द फ्रंट एंड बिलो एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये आपका यहाँ पे रहा। नेक्स्ट हमारा सैक्रो आपका सैक्रोजिलियल ज्वाइंट जो होता है, इसमें क्या बता रहे हैं? एम्फियाट्रल ज्वाइंट्स फॉर्म बिटवीन द ओवल सरफेस एट द एपेक्स ऑफ द सैक्रम एंड बेसिस ऑफ द कॉसिक्स। ठीक है, एंड सैक्रोजियल जोड़ जो आपका हिंदी में दिया गया है कि शिखरास्थि के शीर्ष पर अंडाकार सतह और कोशिक्स के आधार के बीच गठित एक उभय लिंग जोड़ है। तो राइट आंसर इसके हिसाब से क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ सैक्रोइलियक ज्वाइंट। बाद बाकी सभी के बारे में यहाँ पे बता दिया गया। वेस्टिजियल टेल क्या है, सिम्पैसिस प्यूबिक्स क्या है, और सैक्रो आपका कोशिक्सियल ज्वाइंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नी ज्वाइंट इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स, घुटने का जोड़ निम्नलिखित में से किस जोड़ का उदाहरण है? किस जोड़ का उदाहरण है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का, या हिंग ज्वाइंट का, या पाइवट ज्वाइंट का, या सैडल ज्वाइंट का? सॉरी, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा हिंग ज्वाइंट। किसके लिए डियर? हिंग ज्वाइंट। यहाँ पे देखिएगा चारों के बारे में बताया गया है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या फिर स्प्राइट ज्वाइंट, दोनों में से कुछ भी एक कह सकते हैं। टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट इन विच बॉल शेप्ड सरफेस जो होगा वन राउंडेड बोन होगा, फिट्स इनटू द कप लैक डिप्रेशन और एंथर अनदर बोन, एग्जांपल जैसे हिप ज्वाइंट, आपका शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिंग ज्वाइंट की बात किया जाए, जो आपका हिंज ज्वाइंट है, आ ज्वाइंट बिटवीन बोन्स द परमिट्स मोशन
इन ओनली वन प्लेन एग्जाम्पल में एंकल, अल्बो एंड नी। नेक्स्ट हमारा है पाइवट ज्वाइंट, ये फ्रीली मूवेबल होता है डियर ज्वाइंट, अलाउ किया जाता है वन रोटरी मूवमेंट अराउंड इन अ सिंगल एक्सिस। एग्जांपल में देखा जाए प्रोक्सिमल आपका रेडियोलार ज्वाइंट, डिस्टल रेडियोलार ज्वाइंट और मीडियन आपका अल्ट्रा आपका एटलैंटो एक्सिलल ज्वाइंट। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, सैडल ज्वाइंट जो पूछा है ऑप्शन डी में, ये आपका ज्वाइंट जो है साइनोवियल ज्वाइंट वेयर वन ऑफ द बोन फॉर्म करेगा, बनाएगा ज्वाइंट को सेफ लाइक सैडल विथ द अदर बोन रेस्टिंग होगा ऑन इट्स लाइक राइडर ऑन या हॉर्स। एग्जाम्पल में डियर देखेगा कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, द थंब बिटवीन द मेलस एंड इंकस इन द मिडिल ईयर। ये आपका हिंदी में भी दे दिया गया डियर, जो आप हिंदी में देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन बी हुआ। क्या हुआ डियर, ऑप्शन बी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ज्वाइंट इज कॉल्ड, जोड़ की मरम्मत और पुनर्निर्माण कहलाता है, क्या कहलाएगा डियर। ऑप्शन ए में है देखिएगा आर्थ्रोडेसिस, बी में आर्थ्रोटोमी, सी में आर्थ्रोप्लास्टी और डी में एम्पुटेशन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा आर्थ्रोप्लास्टी। क्या है डियर, आर्थ्रोप्लास्टी। आपका आर्थ्रोटोमी जो आपका ऑप्शन बी में है, क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन ज्वाइंट, यानी आर्थ्रोटोमी संयुक्त में एक उद्घाटन का निर्माण है। दूसरा में आर्थ्रोडेसिस जो ऑप्शन ए में है, ये सर्जिकल इमोबाइलाइजेशन ऑफ जॉइंट बाय फ्यूजन ऑफ बोन्स। नेक्स्ट हमारा एम्पुटेशन ऑप्शन डी में जो है, इज द रिमूवल ऑफ लिम्ब बाय ट्रोमा, इलनेस और सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये क्वेश्चन में पूछा कि 8 इयर्स ओल्ड गर्ल वाज डायग्नोज्ड विथ क्लोज फ्रैक्चर, है ना। क्लोज फ्रैक्चर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, अलग अलग फ्रैक्चर्स होते हैं डियर। यहाँ पे क्लोज फ्रैक्चर की बात किया है, रेडियस एट अप्रोक्सीमेटली 2 pm। The fracture was reduced in the emergency room and her arm placed in cast at 11 p.m. Her mothers brought her back to the emergency room due to unrelating pain that has not been relieved by prescribed necrotics. What should the nurse do first? एक 8 वर्षीय लड़की को लगभग 2 बजे त्रिज्या के बंद फ्रैक्चर का निदान किया गया। आपातकालीन कक्ष में फ्रैक्चर को कम किया गया था और उसके हाथ को कास्ट में रखा गया था। रात 11 बजे उसकी मां असहनीय दर्द के कारण उसे वापस आपातकालीन कक्ष में ले आई, जो निर्धारित नशीले पदार्थों से दूर नहीं हुआ था। नर्स को पहले क्या करना चाहिए था, नोटिफाई करना चाहिए था डॉक्टर को, या अप्लाई आइस करना चाहिए था, या एलिवेट करना चाहिए था आर्म को, या गिव एडिशनल पेन मेडिकेशन एज ऑर्डर। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, सबसे पहले उसको डॉक्टर को नोटिफाई करनी थी। यहाँ पे वही क्वेश्चंस में आपका रैशनल दे दिया गया है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम कास्टिंग और आपका स्लिपिंग की एक गंभीर जटिलता है ना। और आपका आपका इस्केमिया और अपरिवर्तनीय न्यूरोमस्कुलर क्षति हो सकती है। पहली कार्रवाई यह होनी चाहिए कि चिकित्सक को सूचित किया जाए। बर्फ लगाने और हाथ को ऊपर उठने से स्थिति और भी खराब हो जाएगी। ये चीजें आपको यहाँ पे दिया गया रैशनल आप देख सकते हैं। राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए आया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते डियर। आप देखिएगा क्वेश्चन है, फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय एन इंजुरी टू, पैर गिरना चोट के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द कॉमन देखिएगा पेरोनियल नर्व। नेक्स्ट है डियर, अ नर्स इज केयरिंग फॉर या पेशेंट हु हैज हेल्ड हिप रिप्लेसमेंट। क्या है, हिप रिप्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। एक नर्स एक मरीज की देखभाल कर रही है जिसे हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्कर्ष सर्वोपरि महत्व के हैं, सर्वोपरि महत्व के हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा, क्या आएगा डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपको क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी में आपके पास है कंप्लेन ऑफ पेन्स ड्यूरिंग आपका रिपोजिशनिंग। बी में आपके पास है स्केंट ब्लडी डिस्चार्ज ऑन द सर्जिकल ड्रेसिंग। सी में आपके पास है कंप्लेन ऑफ पेन फ्लोइंग फिजिकल थेरेपी। डी में आपके पास है डियर टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि सेल्सियस में है 38.7 डिग्री सेल्सियस।
इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें डी आएगा। टेम्परेचर जो हो रहा है आपका ऑफ 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में 38.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आया। एक्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी, अदर आर नॉर्मल फाइंडिंग फॉलोइंग THR, ठीक है ना। एंड आपका THR हिप रिप्लेसमेंट की बात क्या है, जिसमें आपका इंक्रीज टेम्परेचर इंडिकेट्स करेगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन। विकल्प डी को छोड़कर अन्य THR के बाद समान निष्कर्ष से बढ़ा हुआ तापमान संक्रमण के खतरे को भी दर्शाता है, ठीक है ना। इसको छोड़ के बाद बाकी सब क्या है, ये नॉर्मल फाइंडिंग्स है आपका, किसके लिए? THR के लिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन डी हुआ। ये टेम्परेचर थोड़ा इसके लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम चाइल्ड विथ एक्सग्रेटेड लंबर कर्व इज डायग्नोस्ड एज। यानी कि इसमें क्वेश्चंस में पूछा गया है डियर कि अतिरंजित कांट वर्क वाले छोटे बच्चों का निदान किया जाता है कैसे? ऑप्शन से में एस्किलोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस और आपका काइफोएस्कुलोसिस। अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सभी का रैशनल भी दी गई है डियर। इसमें राइट आंसर इसमें क्या होगा? ये जो देख पा रहे हैं चार ऑप्शन, इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, लॉर्डोसिस। क्या आएगा इसमें? लॉर्डोसिस, ठीक है। बात बाकी आपका लॉर्डोसिस इन्वॉल्व लंबर कर्व, एस्क्लोसिस इन्वॉल्व लेटरल कर्व, ठीक है। हमारा स्क्लोसिस कहाँ इन्वॉल्व करेगा? लेटरल कर्व में। नेक्स्ट हमारा काइफोस्क्लोसिस इन्वॉल्व बोथ कर्व इन या सेम इंडिविजुअल, एंड काइफोसिस इन्वॉल्व थोरेसिक कर्व में। तो सभी का यहाँ पे आपका दे दिया गया डियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्डोसिस इज कॉमन इन द चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ। लॉर्डोसिस की उम्र से पहले बच्चों में आम है, क्या है? कितना, कौन सा साल में? 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में। इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा डियर? इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन सी आएगी, 5 इयर्स। क्या आएगा डियर? ऑप्शन सी आएगी, 5 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम की संपीड़न के कारण होता है तो द मीडियन नर्व, द रेडियल नर्व, द अल्नार नर्व या फीमोरल नर्व। तो राइट आंसर डियर इसमें होगा ऑप्शन ए, द मीडियन नर्व। क्या होगा इसमें? मीडियन नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्पन ट्यूनम सिंड्रोम। कार्पन ट्यूनम सिंड्रोम की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में एलन टेस्ट का, बी में फैलन टेस्ट का, सी में स्प्रोलिंग टेस्ट का, डी में टेंडलबर्ग टेस्ट का। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन बी आएगा, फैलन टेस्ट का। यहाँ पे फैलन टेस्ट जो मैन्यूवर है, पॉजिटिव व्हेन फ्लेक्सिंग द रिस्ट टू 90 डिग्रीज फॉर 1 मिनट एलिस्ट सिम्टम्स इन द मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि 1 मिनट के लिए कलाई को 90 डिग्री तक मोड़ने पर फैलने की पैथरबाजी सकारात्मक होती है, जो माध्यका तंत्रिका वितरण में लक्षणों को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट amputation ऑफ या लेग कंप्लेन ऑफ पेन इन द amputated पार्ट, द नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक मरीज जिसने हाल में ही एक पैर का विच्छेदन कराया है, वह कटे हुए हिस्से में दर्द की शिकायत करता है। नर्स को मरीज को निम्नलिखित में से क्या समझाना चाहिए? A patient is experiencing a central pain syndrome, या cannot exit because the leg has been amputated, या phenomenon known as ghost pain, या pain is real experience for the patient। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा कि यहाँ पे घोस्ट पेन के बारे में बताना होगा कि पेन जो हो रहा है दैट इज नॉन एज घोस्ट पेन, यानी कि ये भूत दर्द है ना, ये आपका भूत सवार दर्द का जो सेंसेशन एंड डिस्क्राइब द प्रिस्क्रिप्शन द इंडिविजुअल experiencing relating to an limb or organ that is not physically part of the body। एम्पुटेशन और लिम्ब पार्ट में आपको दर्द हो रहा है, जो घोस्ट पेन कहलाएगा डियर। ये बहुत दर्द है, प्रेत दर्द है जो आपके मन में बैठा हुआ है। ये चीजें आपकी राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ऑल दी फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। क्या है डियर? कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन के कारण पूछा, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा है। निम्नलिखित सभी कब्ज के कारण है किसके अलावा? किसके अलावा? एडिक्वेट फाइबर इंटेक, ठीक है, डिक्रीज फ्लूइड इंटेक, लैक्सेटिव एब्यूज, एंड आपका डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो यहाँ पे आपका
राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी आएगा लैक्सेटेटिव एब्यूज। एक्सेप्ट में पूछा है ना, क्योंकि लैक्सेटेटिव यानी एग्जांपल में देखिएगा बिसाकोडाइल या लिक्विड पैराफिन जो होता है ड्रग आर रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय लूजिंग स्टूल्स और इंड्यूसिंग बाउल मूवमेंट, लेकिन इट डज नॉट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, कारण नहीं है। ऑल अदर गिवन फैक्टर आर एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन, इनएडिक्वेट फाइबर इंटेक, डिक्रीज फ्लूइड इंटेक, है ना, और डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ये सब हमारा कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेलेना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, मेलेना निम्नलिखित में से किसका सुझाव देती है, किसका सुझाव देती है? तो हेड इंजुरी, इंजुरी टू द अपर बॉल, या मिसकैरेज, या इंजुरी टू द लोअर बॉल। राइट आंसर इसमें होगा आपका ऑप्शन बी होगा, इंजुरी टू द अपर बॉल। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Melena is the presence of digest blood pigments in feces, causing a dark tarry appearance and fall odor and consequence of oxidized iron derived from hemoglobin, which usually occur as a result of upper gastrointestinal bleeding। यानी कि मेलेना मल में पचाई गए रक्त रंजकों की उपस्थिति है जो हीमोग्लोबिन से प्राप्त ऑक्सीकृत लोहे के परिणाम स्वरूप एक अंधेरा, रूखा रूप और दुर्गंध पैदा करता है, जो आमतौर पर ऊपरी जठरांत संबंधी रक्तस्राव के परिणाम स्वरूप होता है। राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन बी आएगा, इंजुरी टू द अपर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें आपका मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एपिस्टैक्सिस एसोसिएटेड विद, यानी एपिस्टैक्सिस का सबसे आम कारण निम्न के साथ है। तो राइट आंसर डियर पहले ही दिख चुका है आपको लिटिल्स एरिया में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा यहाँ पे दिया गया मेजोरिटी ऑफ नोज ब्लीड जो होगा अगर इन एंटीरियर यानी कि फ्रंट पार्ट में, पार्ट ऑफ द नोज फ्रॉम द नेजल सेप्टम, द एरिया इज रिचली आपका एंडोड विथ ब्लड वेसल्स, जो कि आपका डिसेम्बेल्स प्लेक्सस होगा। दिस रीजन इज आल्सो नॉन एज लिटिल एरिया, यानी कि देखिएगा नाक से खून बहने का अधिकांश हिस्सा नाक के सेप्टम से नाक के पूर्व काल भाग में होता है। यह क्षेत्र रक्त वाहिकाओं से समृद्ध है, यानी कि केसल बैक्स फ्लेक्सिस, इस क्षेत्र को लिटिल का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी है एपिस्टैक्सिस मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। एपिस्टैक्सिस प्रबंधन में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल है, किसको छोड़कर? एक को छोड़कर। तो ऑप्शन सी में है आपका, देखा जाए इसमें अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, अप्लाइंग आइस ओवर द नोज, अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज, एंड आपका देखिएगा कीपिंग द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन विद द नेक फ्लेक्स, नेक फ्लेक्स्ड। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें सी आएगा, अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखा जाए अलाउ किया जा रहा है पेशेंट को स्नीज एज मे वर्सन द ब्लीडिंग। ऑल अदर इंटरवेंशन जो है आपका रिकमेंडेड इन द मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टैक्सिस। यहाँ पे एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा था डियर, एक को छोड़कर था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ कि रोगी को छींकने देने से रक्त स्राव बिगड़ सकता है, छींकना उसको नहीं, स्नीजिंग नहीं करना है। एपिस्टैक्सिस के प्रबंधन में अन्य सभी हस्तक्षेपों की सिफारिश की जाती है, यानी कि उसके लिए अच्छी है। नेक्स्ट डियर देखेंगे, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज नॉन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, उम्र से संबंधित श्रवण हानि को इस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आएगा, प्रेस देखिएगा बाइकसिस, प्रेस बाइकसिस, यानी कि प्रेस बाइकसिस इज द हियरिंग लॉस द ग्रेजुअली अकर इन ओल्डर पीपल। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आपका सेंसोरियल हियरिंग लॉस caused by natural aging आपका ऑफ द ऑथोरिटी सिस्टम, यानी कि देखिएगा प्रेस विकसित सुनवाई हानि है जो आपका वृद्ध लोगों में धीरे धीरे होती है। क्या होता है? प्रेस बाय प्रोसेस, है ना। ये आपका श्रवण प्रणाली की प्राकृतिक उम्र बढ़ने के कारण होने वाले सबसे आम प्रकार का सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेटर देन, गहन सुनवाई हानि को इससे अधिक के रूप में वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 80 डेसिबल। ये स्टार्टिंग से पता है सबको। यहाँ पर डिग्री ऑफ हियरिंग एंड डेसिबल्स देखिएगा, हियरिंग नॉर्मल जो रहेगा 0 से 20 तक रहेगा, माइल्ड हियरिंग रहेगा 24 से 39 रहेगा, मॉडरेट में जो रहेगा आपका देखेगा इसमें
40 से 69 रहेगा, सीवियर में रहेगा 70 से 89 और प्रोफाउंड डिफेंस में रहेगा 90 डेसिबल या उससे ज्यादा भी रहेगा। द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस इज 80 डेसिबल में, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ डियर, इसमें ऑप्शन सी आया। जब भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो राइट करना आपका ऑप्शन सी को करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रिफ्रैक्टिव ईयर कॉज्ड बाय द डिफरेंस द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड, एंड लेंस इज कॉल्ड। तो क्या होगा इसमें, एमेंट्रोपिया होगा या फिर एस्टिग्मेटिज्म होगा या फिर आपका मायोपिया होगा या हाइपरमेट्रोपिया होगा या हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा डियर, राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी आएगा, एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखा जाए डियर, जो ऑप्शन बी में पूछा है, अस्टिग्मेटिज्म इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। क्या है ये आपका रिफ्रैक्टिव एरर। आई ड्रॉप डॉट नॉट फोकस लाइट इवनली ऑन द रेटिना विच रिजल्ट इन डिस्टॉर्टेड ब्लड विजन। यानी कि दृष्टि वैसे एक प्रकार की अपरतक है, त्रुटि है जिसमें आंख रेटिना पर प्रकाश को सामान्य रूप से केंद्रित नहीं करती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकृत धुंधली दृष्टि होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, आपका ऑप्शन ए में है, ए में आपका इमेट्रोपिया है ना। इमेट्रोपिया में क्या है, ये स्टेट विच आई रिलैक्स फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट मोर देन 6 मीटर या 20 फीट अवे। यानी कि देखिएगा, एमेट्रोपिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें आंख को आराम दिया जाता है और 6 मीटर या 20 फीट से अधिक दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा नियर साइटनेस और मायोपिया इज कंडीशन ऑफ द आई वेयर लाइट फोकसेस इन फ्रंट ऑफ इंस्टेंट ऑफ ऑन द रेटिना। है कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया आंख की एक ऐसी स्थिति है जहां प्रकाश रेटिना के बजाय सामने केंद्रित होती है, रेटिना के बजाय सामने आपको लगेगा कि केंद्रित हो रहा है। नेक्स्ट हमारा हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन दैट कॉजेज द इम्पॉसिबिलिटी फॉर रेज ऑफ लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना बट बिहाइंड इट। यानी हाइपरमेट्रोपिया दृष्टि का एक दोष है जो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करने की असंभवता का कारण बनता है, लेकिन इसके पीछे, ठीक है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा था कॉर्निया और लेंस की वक्रता में अंतर के कारण होने वाली अपवर्तक त्रुटि क्या कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, देखेंगे कि एन एज क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस, डीएम यानी कि शुगर की बात क्या है, कंप्लेनिंग ऑफ पेलनेस पेरिनियल लॉस ऑफ विजन इज एट रिस्क फॉर। मधुमेह मेलाइटिस वाले एक वृद्ध ग्राहक को दृष्टि के दर्द रहित परिधीय नुकसान की शिकायत है। तो कैटरेक्ट होगा या आपका यूवाइटिस होगा या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होगा या ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा डियर, ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्या होगा, ओपन एंगल ग्लूकोमा। यानी ओपन एंगल ग्लूकोमा मींस दैट द एंगल वेयर द iris meets the cornea is as wide and open as it should be. Loss of peripheral or sight vision is usually the first sign of glaucoma. एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा का मतलब है कि जिस कोण पर परितारिका कॉर्निया से मिलती है वह उतना ही चौड़ा और खुला होता है जितना होना चाहिए। परिधीय या पार्श्व दृष्टि का नुकसान आमतौर पर ग्लूकोमा का पहला संकेत होता है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या है डियर, यहाँ पे जो पूछा है, प्रेजेंट विथ आई पेन विथ नोजिया एंड सडन विजुअल डिस्टरबेंस। यानी कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में आंखों में दर्द के साथ जी मिचलाना और अचानक दिखने में परेशानी होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपका यहाँ पे रहा डियर। नेक्स्ट हमारा देखिएगा नॉर्मल रेंजेज ऑफ आईओपी। आईओपी का नॉर्मल रेंजेस क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर का। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें सी आएगा, 12 to 22 मिलीमीटर ऑफ mercury। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा देखिएगा डियर, क्वेश्चन में जो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बढ़े हुए अंतःस्रावी दबाव से जुड़ी है, कैटरेक्ट, कंजक्टिवाइटिस, रेटिनाइटिस या ग्लूकोमा, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, ग्लूकोमा। Intraocular pressure, fluid pressure inside the eye, elevated intraocular pressure is an important risk factor for glaucoma.
नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेंजेस फ्रॉम 10 मिलीमीटर ऑफ mercury टू 21 तक रहेगा. टोनोमेट्री इज मेथड आई केयर प्रोफेशनल यूज टू डिटरमाइन दिस. द टू मेन टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा आर ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा. दो प्रकार की मेनली ये होती है. इंट्राओक्यूलर प्रेशर आंख के अंदर द्रव का दबाव है. ग्लूकोमा के लिए ऊंचा इंट्राओक्यूलर दबाव एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है. सामान्य आपका 10 से 21 है. टोनोमेट्री वह विधि है जिसका उपयोग नेत्र देखभाल पेशेवर इसे निर्धारित करने के लिए करते हैं. ग्लूकोमा के दो मुख्य प्रकार होता है जिसमें आपका ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, पिन पॉइंट प्यूपिल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. आप लोग को बोरिंग नहीं होना डियर, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, इंटरेस्टिंग से देखना है और पढ़ना है डियर. तो ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है. राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, पिन पॉइंट प्यूपिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. ठीक है. तो ऑप्शन ए में आपका क्या है, ऑप्शन ए में आपका है देखिएगा बारबिट्यूट पॉइजनिंग, बी में है आपका प्रोटीन हैमरेज, सी में है ग्लूकोमा, डी में आपके पास कोकेन एब्यूज. डी में आपके पास क्या डियर, कोकेन एब्यूज. ठीक है. तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा डियर, तो चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, प्रोटीन हैमरेज. क्या आएगा, प्रोटीन हैमरेज. पिन पॉइंट पीपल या फिर मियोसिस जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रेक्शन और पीपल अंडर नॉर्मल लैटनिक कंडीशन. ये जो पिन पॉइंट पीपल होता है सामान्य प्रकाश व्यवस्था के तहत पीपल का संकुचन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है डियर. बारबिट्यूट पॉइजनिंग एंड कोकाइन अब्यूज लीड्स टू पीपल, यानी बारबिट्यूट विषाक्तता और कोकीन के दुरुपयोग से पुतली की मृत्यु भी हो जा सकती है. नेक्स्ट हमारा ग्लूकोमा अलोन डज नॉट अफेक्ट पीपल साइज. ग्लूकोमा अकेले पुतली के आकार को प्रभावित नहीं करता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे पॉन्टिन हैमरेज जो आपका बी में है, पॉन्टिन हैमरेज कॉजेज पिन पॉइंट पीपल विच वाज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ द सिम्पथेटिक पिपिलरी पाथवे इन द पॉन्टिन टेगमेंटम. सभी कोई वीडियो में कमेंट करेंगे डियर एंड में कि वीडियो आपको कैसी लगी, कितने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया डियर. राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, आपका ऑप्शन बी, आपका पॉन्टिन हैमरेज, जिसमें हमारा हैमरेज पॉन्टिन हैमरेज के कारण पिन पॉइंट पीपल होता है जो पॉन्टिन टैगमेंट में सिंपैथेटिक पिपिलरी पाथवे के विकार के कारण होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विथ रेड एंड इरिटेटेड स्किन फॉलोइंग डी हिल एपिसोड. ठीक है. निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक घटना के बाद लाल और चिड़चिड़ा त्वचा वाले रोगी के लिए पसंद की दवा है. ठीक है. तो सिल्वर सल्फ आपका सल्फाडिजिन, जिंक ऑक्साइड या मेफेनेड एसिटेट या ऐसी एक्टिडोल. The right answer here option B आएगा, जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड इज अ मेडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विथ रेड एंड इरिटेटेड स्किन फॉलोइंग डायरियल एपिसोड. ओके. यहाँ पे जो क्वेश्चंस में है डियर आपका यहाँ पे डायरियल है. ठीक है ना, डायरियल DIARR यहाँ पे छूटा हुआ ARRHEL एपिसोड, यानी राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी होगा, जिंक ऑक्साइड. क्योंकि डायरियल के लिए हम क्या करेंगे, तो जिंक ही देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा इसको अकॉर्डिंग बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू अ फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द फुट, यानी कि एथेलिस फूड की बात किया है. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पैर एथेलिक फूड के फंगल संक्रमण को संदर्भित करता है. तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसमें, टेनिया पेडिक्स. किसको करेगा, टेनिया पेडिक्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट डियर, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नॉन एज. नाखून के आसपास के ऊतकों के सूजन के रूप में जाना जाता है. तो ऑप्शन डी होगा इसमें, देखिएगा पेरोनेचिया. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. या इन्फेक्शन डेवलप अलोंग द एज ऑफ, देखिएगा फिंगर नेल और टॉय नेल इज दैट इज कॉल्ड पेरोनेचिया. फिंगर नेल और टॉय नेल दोनों की बात की, इसको क्या कहेंगे, पेरोनेचिया. मोर स्पेशली इट इज अ सुपरफिशियल इन्फेक्शन और एपिथेलियम लैटरल टू द नेल पैलेट द बिंग्स एज सेलुलाइटिस. एक संक्रमण जो नख या पैर की उंगली के किनारों के साथ विकसित होता है उसे पेरोनेशिया कहा जाता है. देख लीजिए डियर. और अधिक विशेष रूप से यह नेल प्लेट के पार्श्व उपकला का एक सतही संक्रमण है जो सेल्यूलाइटिस के रूप में भी शुरू होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, लिम्फ डिजीज प्रोड्यूस या कैरेक्टरिस्टिक्स एंगुलर और सर्कुलर रैश नॉन एज. लाइम रोग एक विशिष्ट कुंडलाकार या गोलाकार दाना पैदा करता है जिसे निम्न के रूप में जाना जाता है. राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, ब्लूज आइस रैश. क्या होगा, ब्लूज आइस रैश. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे कि आपका जेंथोमा रेफर टू.
तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, फैटी ग्रोथ डेवलप अंडरनेथ द स्किन, अंडरनेथ द स्किन। नेक्स्ट है, द बिग चेंजेस इन अर्लरी स्किन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बुजुर्ग त्वचा में सौम्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल है इसको छोड़कर। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, देखिएगा, टेल एजेंटेसिस, टेल एजेंजिक्टेसिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर, डार्क स्किन पीपल आर मोर लाइकली टू डेवलप, डार्क स्किन वाले लोगों के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। तो देखिएगा, केलोराइसिस, क्रस्ट, मेलानोमा या स्किन कैंसर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा डियर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये थी लास्ट क्वेश्चंस। आई होप कि मेरे वीडियो आपको समझ में आए होंगे डियर। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें एंड कमेंट